हेलो क्लास 7 चैप्टर 6 साइंस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कंटिन्यू कर रहे हैं उसको। एक्टिविटी 6.8 से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा, हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट दो एक्टिविटीज़ हमने करी। एक एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट जो हमने करी एक्टिविटी 6.6 अबाउट मैग्नीशियम रिबन एंड 6.7 अबाउट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये वाली एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से इसकी क्या थी कि हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब, हमने एक बीकर लिया, उसमें डाला कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट क्योंकि एक सॉलिड फॉर्म में आता है, पाउडरी सी फॉर्म में आता है, तो हमने उसको सोल्यूशन बनाने के लिए उसके अंदर हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने डाला उसके अंदर अब हमने एक आयरन का नेल डिप कर दिया। आयरन का जब नेल डिप किया उसके अंदर, तो इस अगर हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, आयरन ने क्या किया, वो आया यहाँ से कॉपर को उसने बाहर निकाला, खुद आयरन सल्फेट बन गया। और कॉपर को क्योंकि उसने बाहर निकाला था तो अब कॉपर क्या है, ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन डिपॉजिट। अब इसको बेटर समझने के लिए इसको हम एक पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे। ऐसा दिखता है बिल्कुल। ये जो पिक्चर है, जब आप इसको देख रहे हो तो इसके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले क्या है, हमारे पास ब्लू कलर का सोल्यूशन था। ब्लू कलर का कौन सा सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने इसमें आयरन का ये डाला नेल, तो आयरन का नेल ने क्या किया, इसको ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना दिया। क्यों? क्योंकि उसने कॉपर को बाहर निकाला और आयरन सल्फेट सोल्यूशन बना दिया। तो द कलर ऑफ आयरन सल्फेट सोल्यूशन इज ग्रीन। तो आपने देखा कि टेस्ट ट्यूब में कलर का चेंज हो गया, ग्रीन कलर आ गया। और कॉपर का क्या है, ये देखो आयरन के ऊपर ये जो ब्राउन आपको दिख रहा है कोटिंग, ये कॉपर है एक्चुअली, ये कॉपर की कोटिंग है। कॉपर आयरन के नेल के ऊपर चढ़ गई। तो ये जो है एक एग्जाम्पल है इसका, जो है इसका जब आप स्कूल में करके देखोगे तो आप ऐसे देखोगे, ऐसे किया होगा। ओके, तो नाउ एक्टिविटी 6.8 इसको स्टार्ट करें। टेक अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड। विनेगर में बेकिंग सोडा, ये तो आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। विनेगर बेकिंग सोडा लो और उसमें विनेगर जब आप डालोगे हिसिंग सी साउंड आएगी। एंड यू विल सी बबल्स, बहुत क्लियर आपको दिखेगा, ऑफ अ गैस कमिंग आउट। पास दिस गैस फ्रीली प्रिपेयर्ड थ्रू अ फ्रीली प्रिपेयर्ड लाइम एज शोन इन फिगर 6.5. व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर? ये भी इंपॉर्टेंट है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ, ये पिछला था, एज द चेंज इन द test tube will occur as follows. Vinegar, which is acetic acid, baking soda, sodium hydrogen carbonate will give carbon dioxide. तो ये जो आप हिसिंग साउंड सुन रहे हो और जो बबल्स देख रहे हो, ये कौन सी गैस की हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस के बबल्स हैं। और ये हिसिंग साउंड तभी आती है जब CO2 गैस इवॉल्व होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि विनेगर हमने लिया, उसमें बेकिंग सोडा डाला, या बेकिंग सोडा में हमने जब विनेगर डाला, हिसिंग साउंड आई, हिसिंग साउंड से, और हमने देखा बबल्स आ रहे हैं। तो हमने देखा, हमें पता लगा कि कोई गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो कौन सी गैस की फॉर्मेशन हो रही है, हमें पता लगा वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड अदर सब्सटेंसेस। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, अब आपको क्या मिलेगा, आपको मिल्की अपीयरेंस दिखेगी। तो अब हमने क्या करना है, हमने अब ये करना है, जस्ट 1 सेकेंड। इसके अंदर अब हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिली, इसको हमने पास किया लाइम वाटर से, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो इसके बारे में आप पढ़ोगे, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच विल गिव यू मिल्की अपीयरेंस। यानी कि पानी जो है, यानी कि जो लाइम वाटर है, ये कैसा मिल्की हो जाएगा, यानी व्हाइट कलर का बनने लग जाएगा जब कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। लाइम वाटर जब व्हाइटिश कलर का होने लग जाएगा, उसमें मिल्की अपीयरेंस आने लग जाएगी, तो वो पता लगेगा हमें कि लाइम वाटर अब लाइम वाटर नहीं रहा, एक न्यू सब्सटेंस बन चुका है विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। The turning of lime water into milky is a standard test of carbon dioxide. Very important. जब भी, ये तो आप इस चैप्टर में जब आप बड़े होगे, जब 8th क्लास में बाकी क्लासेस में जाओगे, जब भी हमको चेक करना है कि कोई गैस इवॉल्व हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, हम हमेशा ये लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट क्या है, लाइम वाटर में से आप जो भी गैस निकल रही है उसे पास कराओ, अगर सोल्यूशन मिल्की बना, इसका मतलब वो जो गैस थी वो एक
वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं इसको, और ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। स्टैंडर्ड टेस्ट, हर जगह यही टेस्ट यूज होता है अगर हमें पता करना है कि गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। यू विल यूज इन चैप्टर 10 to show that air we breathe out is rich in carbon dioxide. In activities 6.6 to 6.8, you saw that in each change one or more new substances were formed. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि नए substances जो है उसका फॉर्म होना शुरू हो गया, यानी कि कुछ नई चीज बननी शुरू हो गई। तो हमको क्या पता लगा कि ये जब भी कोई चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है। In activity 6.6, the ash was the new substance formed when magnesium was burnt. In activity 6.7, reaction of copper sulfate with iron produced iron sulfate and copper. Both of these are new substances. Copper was deposited on the shaving blade of iron. In activity 6.8, vinegar and baking soda together produced carbon dioxide. तो हमने विनेगर ली और उसमें बेकिंग सोडा डाला और हमको मिला क्या, उसका प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड मिली, एक गैस मिली जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है किससे, उन प्रोडक्ट से जो हमने इनिशियली यूज किया था, यानी कि न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। विच टर्न्ड लाइम वाटर मिल्की। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। कौन सा सब्सटेंस बना भाई इसके अंदर हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई, ये न्यू सब्सटेंस है। A change in which one or more new substances are formed is called a chemical change. Very important definition. A chemical change is also called a chemical reaction. क्यों? क्योंकि आप हर इसमें देखो आपको ये रिएक्शन दी हुई है हर चेंज के अंदर, तो जिस भी चेंज में केमिकल चेंज होगा तो उसमें हमेशा कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी, और उस रिएक्शन का क्या नाम होगा, उस रिएक्शन का नाम होगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंजेस आर very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, if a metal is to be extracted from an ore, such as iron from iron ore, we need to carry out a series of chemical changes. A medicine is the end product of a chain of chemical reactions. Useful new materials such as plastic and detergents are produced by chemical reactions. Indeed, every new material is discovered by studying chemical change. तो क्योंकि हमें पता है केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में तो आप पढ़ोगे कि ये सारे केमिकल चेंजेस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको बहुत पढ़ाएगी। तो केमिकल रिएक्शंस जो है आगे बहुत पढ़ोगे आप, तो जब भी कहीं केमिकल रिएक्शन होगा उससे रिएक्शन हो रहा होगा तो हमें पता होगा कि ये केमिकल चेंज भी अकर हो रहा है। और जब भी, क्योंकि इससे एक न्यू सब्सटेंस की या न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए ये जो है यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कब क्या मिल जाए। ठीक है, प्लास्टिक भी एक तरह से रेजिड्यू था, हमने उसको यूज करना शुरू कर दिया, हम अलग अलग चीजों को एंड प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि मेडिसिन जो बनती हैं ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा, पहले हमने कुछ डाला, फिर उसमें कुछ डाला, फिर हमने उसमें कुछ डाला, और ऐसे कर करके हमको एक एंड प्रोडक्ट मिला जो कि हमारे काम का था, जिससे हमने कुछ भी बना लिया। अगर वो मेडिसिन की हम स्टडी कर रहे थे तो मेडिसिन बन गई, किसी और चीज को कर रहे थे तो वो बन गया। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change: heat, light or any other radiation. तो ये जो है हमने एसिड एंड बेसिस वाले चैप्टर में भी, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि जब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हीट का एवोल्यूशन हमेशा होता है, यानी कि हीट का फॉर्मेशन होगा। जब हम एसिड प्लस बेस करेंगे और सॉल्ट बनेगा तो हमको हीट मिलती है साथ में। सेम वे जब आप कुछ केमिकल रिएक्शंस करोगे तो हीट मिलेगी आपको, लाइट मिलेगी आपको। लाइट हमको कौन से रिएक्शन में मिली, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो हमने देखा एक व्हाइट कलर की लाइट आती है, तो ये क्या हुआ, हमें पता लगा केमिकल चेंज हो रहा है। कुछ में आप देखोगे हीट प्रोड्यूस होगी तो आपको पता लगेगा। अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देखो तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें भी एक केमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि बेस जो है और जो एसिड जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो कुछ और बन जाते हैं, वो एक सॉल्ट बन जाते हैं, और हीट का एवोल्यूशन होता है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है।
इट मे बी एब्जॉर्ब्ड और गिवन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा, यानी कि हीट का एवोल्यूशन होगा। यानी कि जब आपने पढ़ा था, हमने क्या किया था, सॉल्ट लिया, एसिड लिया, बेस लिया, दोनों को जब एक टेस्ट ट्यूब में डाला तो हमने टेस्ट ट्यूब को पकड़ के देखा तो हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब जो गर्म हो जाती है। इसका मतलब हीट की एवोल्यूशन हुई, हीट निकली वहां से, इसीलिए तो गर्म हो गई वो। कुछ रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि आप जब टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाओगे तो आप देखोगे ठंडी हो गई, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो गई। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, हीट बाहर आएगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, ये डिपेंड करेगा क्या रिएक्शन हो रहा है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, अभी जो हमने एक्टिविटीज पढ़ी, हमने देखा जब CO2 की प्रोडक्शन होती है एक हिसिंग साउंड आती है, तो साउंड प्रोड्यूस हुई। जब हमको हिसिंग साउंड सुनी तो हमें पता लगा अच्छा कोई केमिकल चेंज हो रहा है। A change in smell take place or a new smell may be given off. जब हम सोप प्रोडक्शन करते हैं, डिटर्जेंट की प्रोडक्शन करते हैं, तो हम बेकिंग सोडा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो लेकिन हमको एंड में क्या फ्रेग्रेंसेस वाले सोप मिलते हैं। ये आप आगे जाके पढ़ोगे 10th क्लास में कैसे बनता है, तो आप देखोगे स्मेल में चेंज आती है, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, जैसे हमने पढ़ा ब्लू सोल्यूशन, ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन आयरन सल्फेट सोल्यूशन, चेंज इन कलर अकर्स। अ गैस में बी फॉर्म्ड, जैसे हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होती है जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जब हम लोग बेकिंग सोडा और विनेगर को मिक्स करते हैं। लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। You saw burning of magnesium ribbon is a chemical change. Burning of coal, wood, leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Very important. Burning is always accompanied by the production of heat. तो जब भी हीट की प्रोडक्शन हुई आपको पता लग गया कि एक केमिकल चेंज हो रहा है। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रही है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज केमिकल चेंज, जस्टिफाई, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रही है, इसीलिए वो एक केमिकल चेंज है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। फायरवर्क एक्सप्लोजन, यू मे नो दैट कि एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट, लाइट एंड साउंड। तीनों चीजें, हीट भी आई, एक्सप्लोजन हुआ तो आपको लाइट भी दिखी, साउंड भी आई, तो ये एक केमिकल चेंज है। साथ में क्या है, अनप्लेजेंट गैस की प्रोडक्शन हुई, दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। तो इतने सारे जब हो गए तो हमें पता लग गया कि ये तो एक केमिकल चेंज हुआ। दिस इज व्हाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड, इट प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल। शैल वी कॉल दिस चेंज केमिकल और फिजिकल? तो जब आपने पढ़ा कि स्मेल की फॉर्मेशन हुई तो हमें पता लग गया कि दिस इज अ केमिकल चेंज। You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color. हाँ, ये आपने हमेशा देखा होगा, अगर एप्पल को काट के बाहर रख दो तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि एप्पल के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसका कलर चेंज करवा देते हैं। तो ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज। तो हमें पता लगा कि कोई भी चीज में कलर का जब चेंज होता है तो वो एक केमिकल चेंज है। हमें कैसे पता? हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो कलर का चेंज हुआ, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। If you have not seen this in color, this change in color, cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat the same activity with a slice of potato or brinjal. ये भी ब्राउन कलर के हो जाएंगे, potato and brinjal ये भी ब्राउन कलर के हो जाएंगे। अगर आप काट के इन्हें रख दो, यूज मत करो। The change of color in these cases is due to the formation of new substance. Are not these changes chemical changes? तो आप बोलोगे yes, these changes are chemical changes. Why? क्योंकि हमने पढ़ा है कलर में जब चेंज आता है उसे हम chemical change बोलते हैं। In chapter 5, you neutralized an acid with a base. Is neutralization a chemical reaction? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर भी होगा yes. क्यों? क्योंकि हमने इसमें दो चीजें पढ़ी, एक तो salt formation which is the formation of new substance and heat is produced. हीट इज इवॉल्व, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। अगर ये क्वेश्चन आया नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। हीट का एवोल्यूशन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, हीट इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल चेंज। अ प्रोटेक्टिव शील्ड, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर. It protects us from the harmful UV rays, ultraviolet radiation which comes from the sun.
Ozone absorbs this radiation, breaks down to oxygen. Oxygen is different from ozone. ये अगर आपको नहीं पता ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन का हम सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला, O2. ओजोन का क्या फॉर्मूला होता है? O3. तो ऑक्सीजन एंड ओजोन जो है ये डिफरेंट है. कैन वी कॉल ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? तो आप बोलोगे यस इट्स अ केमिकल चेंज. क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस अकर्स. तो इसकी वजह से हमें पता लगा दिस इज अ केमिकल चेंज. O2 से विच इज ऑक्सीजन, सॉरी O3 से हमें O2 मिलता है, यानी कि ओजोन से हमें ऑक्सीजन मिलती है जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती है ओजोन लेयर पे. If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. Ozone acts as a natural shield against this radiation. तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास जो ओजोन लेयर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि अगर ये ओजोन लेयर नहीं होंगी तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है अर्थ पे आएंगी और बहुत हार्म कॉज करेंगी. We learned in chapter 1 that plants produce their food by the process called photosynthesis. Can we call photosynthesis a chemical change? Answer is yes. Paheli said that even digestion is a chemical change. So digestion is also a chemical change. आप food लेते हो in the form of complex carbohydrate. टूट के बन जाते हैं in the form of simple carbohydrates. यानी कि आपने कुछ लिया which is like आपने starch लिया, बन क्या गया? ग्लूकोज. Formation of new substance. तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज. सेम वे फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, लाइट आई प्लांट पे, प्लांट ने कैप्चर की, प्लांट ने फूड बनाया, यानी कि प्लांट ने ग्लूकोज दिया हमें. ठीक है, तो ग्लूकोज जब हमको प्लांट ने अपना फूड बनाया विच इज ग्लूकोज या स्टार्च जब प्लांट बनाएगा, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन. लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग. This is one change that affects iron particles and slowly destroys them. Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies, and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. Process of rusting can be represented by the following equation. Very, very, very important equation, ये वाली, which is this equation is for rusting of iron, very important. Iron, which is Fe, plus oxygen, which is O2 from air, plus water, which is H2O. टू मेजर, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन टू टेक प्लेस? आंसर क्या है? ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम एयर, यानी कि वाटर. ये दो कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, दीज टू कंडीशंस आर नेसेसरी. अगर इन दोनों में से एक भी ना हो तो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होता. इसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं आयरन का रस्टिंग होएगा और जब दोनों में से एक भी एब्सेंट होगा. तो ये दोनों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, आप बोलोगे हमने तो ऐसा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, आंसर बुक में कहीं लिखा नहीं था. लिखा हुआ है. कैसे लिखा हुआ है? इक्वेशन की फॉर्म के अंदर. एज इट इज इक्वेशन भी पूछ सकते हैं स्कूल में, ये भी पूछ सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ टू विच कंडीशंस, या विच कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन टू टेक प्लेस. तो आप बोलोगे कि सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए, चाहे वो एयर से मिले चाहे कहीं से भी मिले, ऑक्सीजन हो. सेकेंड क्या? मॉइस्चर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए. तो वो भी यहाँ पे वाटर कहाँ से आएगा? एयर में अगर मॉइस्चर है तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगी. अगर उसको वैसे ही वाटर से उसका कांटेक्ट है तो भी रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगी. अगर ऑक्सीजन मिल रहा है, ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है. अगर इन दोनों में से एक भी चीज नहीं मिलेगी तो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ, ये देखो उन्होंने लाइन हाईलाइट करके दी है, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल. In fact, if the contact of moisture in air is high, which means it is more humid, rusting becomes faster. ज्यादा ह्यूमिड अगर मॉइस्चर है, अगर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला है, यानी कि बहुत मॉइस्चर है, बहुत वाटर वेपर है एयर के अंदर, तो रस्टिंग जो है फास्ट होगी. अगर ड्राई रीजन है, ड्राई एयर है, तो रस्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा. हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? Rusting prevent iron particles from coming in contact with both ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. तो अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि अब रस्टिंग होती है, रस्टिंग से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, चीजें खराब हो जाती है, हमें नया आयरन लेना पड़ता है, तो हम कैसे रोक सकते हैं रस्टिंग को? तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है?
हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड वाटर चाहिए, तो या तो आप एक काम करो ऑक्सीजन का सप्लाई तोड़ दो, या फिर आप एक काम करो वाटर का सप्लाई तोड़ दो, या फिर दोनों का सप्लाई तोड़ दो। अगर आप ऐसा कर दोगे तो रस्टिंग होएगी ही नहीं। वन सिंपल वे टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, ग्रीस यानी ऑयल, पेंट या ऑयल लगा दोगे तो रस्टिंग बंद हो जाएगी। वाई? क्योंकि एक थिन लेयर बन जाएगी आयरन और एयर के बीच में, जो कि किसकी लेयर होएगी, या तो पेंट की या फिर ऑयल लगाया उसकी। जो ये लेयर है ये आयरन का प्रिवेंट करेगी, आयरन का कांटेक्ट एयर से, और एयर में क्या, ऑक्सीजन एंड वाटर। अगर ये कांटेक्ट नहीं होएगा तो रस्टिंग भी नहीं होगी। तभी आप देखते हो कि जब भी लोग आयरन की कोई चीज खरीदते हैं सबसे पहले उसको पेंट करवा देते हैं। क्यों पेंट करवा देते हैं? ताकि उसमें रस्टिंग ना होनी शुरू हो जाए। इन फैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। बिल्कुल, अगर कभी पेंट उतर गया तो फिर से रस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो बार बार पेंट की जो है लेयर लगाते रहो। एक बार किया, जब आपने देखा पेंट उतरना शुरू हुआ है, फिर से पेंट कर दो उसको, ताकि रस्टिंग जो प्रॉब्लम है वो ना हो। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल, कोई मेटल चढ़ा दो उस पे, क्रोमियम और जिंक और आयरन ऑन आयरन। क्रोमियम और जिंक जो है ये सबसे कॉमन है, क्रोमियम और जिंक की लेयरिंग कर दो, ये लेयर चढ़ा दोगे तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक की लेयर को जब हम आयरन पे चढ़ाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। The iron pipes which we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. You know that ships are made from iron and a part of them remains underwater. On the part above water also, water drops keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contains many salts. The salt water makes the process of rust formation faster. सॉल्ट क्या है, फास्ट कर देगा। Therefore, ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted. So much so that a fraction of ships' iron has to be replaced every year. Can you imagine the monetary loss to the world? स्टेनलेस स्टील बनना शुरू हो गया इसको हमने खत्म करने के लिए। जो आपके घर में प्लेट्स होती है ना, वो एक्चुअली आयरन नहीं है, वो स्टील प्लेट्स हैं। स्टील क्या होता है, अगर हम आयरन को क्रोमियम, निकल और मैंगनीज के साथ मिक्स कर दें तो हमारे पास एक नई चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं स्टील। इसके ऊपर कभी भी रस्ट नहीं आती, चाहे आप कुछ मर्जी कर लो। तो आपके घर में जितने भी ये सामान है, यानी कि प्लेट्स, स्पून्स, ग्लासेस, जो भी स्टील के पड़े होते हैं, ये स्टेनलेस स्टील है, इस पर कभी भी रस्टिंग नहीं होती। और स्टेनलेस स्टील एक्चुअली क्या है, आयरन का मिक्सचर विद क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, इन सबको मिक्स कर दोगे तो आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगा, और इस पे कभी भी रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप ऐसे ही छोड़ दो। तभी क्या है, स्टील जो है आगे जगहों पे यूज होना शुरू हो गया। जैसे हमने पढ़ा कि शिप खराब हो जाती है आयरन की वजह से, भले उस पे पेंट हो रखा हो, इतना हो रखा हो, क्योंकि उसने पानी के अंदर ही रहना है। तो अब हम स्टील का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम आयरन यूज ही ना करें, स्टील बेटर वे करते हैं। is made by mixing iron with carbon, metals like chromium, nickel, manganese, कार्बन से भी हम इसको करते हैं, metals ये वाले कार्बन से मिक्स करेंगे, and it will not rust, it does not rust। स्टेनलेस स्टील का रस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. कोस्ट के पास रहने का क्या मतलब, कोस्ट यानी कि सी है उसके पास, तो वो बीच, जहाँ बीच होते हैं या जहाँ सी होता है वैसे एरिया में रहती है। तो हमने पढ़ा है कि जहाँ पे भी जहाँ बीच होता है या सी होता है वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ओशन के ऊपर से, सी के ऊपर से पानी जो है इवेपोरेट होके वाटर वेपर बन जाता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आयरन की रस्टिंग भी ज्यादा होगी। अब क्रिस्टलाइजेशन 6.4 इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।